अगर मैं यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट बन करके आया तो यहाँ कोई भी कैंडिडेट होंगे मुझे पराजित नहीं कर सकते। कि दानापुर विधानसभा की जनता मुझे अपने दिल में, दिमाग में, सभी जगह बिठा करके और इतना मान सम्मान और प्रेम देते हैं। आरजेडी में क्या आपको दिक्कत हो गई थी, ये आपने बताया नहीं? कि मेरी लोकप्रियता को देख करके तेजस्वी यादव जी को जलन होने लगी और तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते थे कि अभिनंदन यादव जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो एमएलए बने। तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है और तेजस्वी यादव जी वन मैन आर्मी बन के रहना चाहते हैं, वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तेज प्रताप जी बड़े होते हुए भी नीचे हैं। नहीं तो पहला हक तो तेज प्रताप यादव जी का था, उन्हें बनना चाहिए था डिप्टी सीएम, उनको आज पार्टी का कारोबार संभालना चाहिए था। तो वो अपनी बेरोजगारी दूर करने निकले हैं। क्योंकि उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सीएम बने और हम अपनी मेरा जो रोजगार है हम उस रोजगार में बैठ जाएं। आप जीतिएगा यहाँ से अगर टिकट मिला तो? नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि बीजेपी मुझे कैंडिडेट बनाती है तो चाहे यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ सिर्फ अभिनंदन यादव ही जीत करके आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारवाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहारवाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ ये कौन सा गांव है सर? जमालुद्दीन चक। जमालुद्दीन चक ये गांव है। हमारे साथ यहाँ अभिनंदन यादव जी हैं। ये भाजपा से यहाँ भावी प्रत्याशी हैं और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो है अपनी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं बीजेपी में। और मैं बात कर लूँ तो यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, 3 बार से यहाँ एमएलए रह चुकी हैं। आशा देवी हैं, इसी गांव से यहाँ से जीतती आ रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। इस गांव का उन पे बहुत सपोर्ट रहा है और इस गांव का इतिहास भी बहुत ही अच्छा रहा है। और यहाँ इस गांव से सपोर्ट की वजह से ही जो भी यहाँ कैंडिडेट खड़े होते हैं वो जीतते हैं। और लालू यादव भी यहाँ आए हैं, वो सब कहानियाँ हैं हम अभिनंदन यादव से जानेंगे। तो सबसे पहले अभिनंदन यादव जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये बताइए कि आप जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से ही आशा देवी भी हैं, आप भी भाजपा से ही दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या आशा देवी ने अच्छा काम नहीं किया है जो भाजपा आपको टिकट देगी? कितना आश्वस्त है टिकट के लिए? देखिए, एक क्लास होता है जी, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिसमें मेरिट होगा वही टॉप करेंगे, है ना। तो इसलिए आशा सिन्हा जी भी हैं, मैं भी हूँ, अभिनंदन यादव जी भी हैं। अगर पार्टी को लगेगा कि अभिनंदन यादव जी बेस्ट हैं तो पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी। और जब पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी तो मैं पार्टी को आश्वस्त करना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, चूँकि आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये जनता की आवाज़ है। आप जनता में जाइए, सर्वे कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या अभिनंदन यादव जी को टिकट मिलना चाहिए, तो लोग एक सुर में हाथ उठा कर कहेंगे कि अभिनंदन यादव ही बेस्ट हैं। उनसे अच्छा कैंडिडेट अभी फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। चूँकि वो सभी लोग जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ और किसी भी कोई गलत कार्यों में लिप्त नहीं रहता हूँ। मेरी छवि जो है बिल्कुल स्वस्थ है, स्वच्छ है। और यही वजह है कि यहाँ की दानापुर विधानसभा की जनता मुझे अपने दिल में, दिमाग में, सभी जगह बिठा करके और इतना मान सम्मान और प्रेम देते हैं कि यही वजह है कि आज सभी लोग दानापुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अभिनंदन यादव जी बीजेपी से कैंडिडेट बनकर आएँ और हम उन्हें जिताएं, वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और हमारे क्षेत्र में जो विकास रह गई है, छूट गई है, उस विकास को पूरा करें। क्या लगता है भाजपा के यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं, क्या क्या काम नहीं हुआ है जो आप कर दीजिएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या क्या काम नहीं हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से जीत करके आऊँगा तो सबसे पहले मैं दियारा क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या आती है जी, उसके लिए मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का काम करूंगा। वहाँ एक पक्का पुल बनाने का काम करूंगा। क्योंकि दियारा वासी जितने भी हैं, हर समय बाढ़ के समय वे लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। तो ये एक दानापुर विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि शिक्षा किसी भी चीज़ का एक बेस होता है, आधार होता है, स्तंभ होता है, पिलर होता है। अगर आपका पिलर मजबूत है तो आपका घर भी मजबूत रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की जो धारा है उसे गतिपूर्वक बढ़ाने का प्रयास करूं, ताकि हमारे दानापुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो हमारे जनता, उनके बच्चे हैं, वो पढ़ें लिखें
और पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। अभी दानापुर विधानसभा क्षेत्र की एक शिक्षा में ही सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कॉलेज तो हैं लेकिन एमए की व्यवस्था नहीं है। डिग्री कॉलेज हैं लेकिन एमए की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो लोग यहाँ से पढ़ने के लिए पटना 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है, जो हर बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जब जीत करके आऊँगा तो यहाँ सबसे पहले एमए का जो पढ़ाई है वो शुरू कराऊँगा। देखिए, ये तो शिक्षा की बात कर लिए, ठीक है, रोजगार पे भी आते हैं और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य व्यवस्था पे। यहाँ आसपास मोहल्ला क्लिनिक इस टाइप का कुछ है क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था है, सरकार सभी कुछ व्यवस्था दे रखी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है और कुछ और भी बनाने की आवश्यकता है। जब मैं आऊँगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो, जिससे विधानसभा क्षेत्र के वासी को पीएमसीएच ना जाना पड़े, बल्कि दानापुर विधानसभा ही क्षेत्र में ही उनके बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। तो आप तो सत्ता में ही हैं, शुरू से रहे हैं भाजपा में, आप भी यहाँ से जीतते हैं तो अच्छी बात है, जीतिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है तो ये काम तो पहले से भी होना चाहिए था। हर विधानसभा क्षेत्र में जो है मोहल्ला क्लिनिक या फिर प्राथमिक जो उपचार केंद्र होता है वो तो खुल जाना चाहिए था, जो कि अभी तक बहुत जगह नदारद है, नहीं दिखता है। चाहे वो 15 साल आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे फिर अब एनडीए गठबंधन की रही हो, दिखाई तो नहीं दिया ये चीज़ें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हर मोहल्ले में जा कर के देख सकते हैं कि हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था। हालात सही नहीं है, सबको पीएमसीएच ही जाना पड़ता है फिर। नहीं, तो एक्चुअली क्या है ना कि आप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो प्राथमिक होता है, फर्स्ट एड होता है ना, वहाँ इलाज के लिए आप ये नहीं कर सकते ना। वहाँ जस्ट आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बस भैया आप हॉस्पिटल चले जाओ, तो वो बेहतर इलाज के लिए तो आपको पीएमसीएच जाना ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो फर्स्ट एड की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र में दी गई है, लेकिन ज़रूरत है उसको मॉनिटरिंग करने की जी। और लेकिन मेरा एक स्पेशल रहेगा, मैं जब यहाँ एमएलए बन के आऊँगा दानापुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मेरा एक स्पेशल एक हॉस्पिटल खुलेगा जिसमें लोगों को बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको पीएमसीएच ना जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये तो हुई भाजपा सरकार की बात, लेकिन आप पहले राजद में थे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप के बहुत अच्छे मित्र थे आप, लंबा समय बिताया आपका उनके साथ, तो वहाँ से छोड़ने की वजह और भाजपा में क्यों आ गए? आरजेडी छोड़ा तो निर्दलीय या किसी और पार्टी में जा सकते हैं, भाजपा में आने की वजह? देखिए, भाजपा में आने की एक ही वजह है कि भाजपा देश की बात करती है, देश हित की बात करती है और मेरा देश सर्वोपरि है। जहाँ मेरे देश ही सुरक्षित नहीं है वहाँ हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो देशभक्ति हर किसी के दिल में होती है, वो हमारे भी दिल में है। देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। कांग्रेस देशभक्त नहीं है क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अभी आप कांग्रेस के सरकार को देख लीजिए और बीजेपी की सरकार को देख लीजिए, जो कार्य आपका 60 वर्ष में नहीं हुआ है वो 6 साल में हो गया है। जैसे आप 370 धारा ले लीजिए, वो हमारा ही देश का अंग हो करके दूसरा देश एक कहलाता था, जो कि अब हमारे भारत में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 तलाक की बात हुई। आप इसमें देखेंगे कि महिला जो थी मुस्लिम महिला, उनको एक तरह से बंधक बना के रखा जाता था, तो उनको एक आज़ादी दी गई 3 तलाक के माध्यम से। राम मंदिर जो हज़ारों वर्ष से बंद पड़ा था, जो कांग्रेस चाहती तो बहुत पहले ही बना सकती थी, लेकिन नहीं बना। लेकिन हमारे देश की भावनाओं को समझते हुए बीजेपी सरकार ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का काम किया और जो लोगों का आस्था था, जो प्रेम था राम मंदिर के प्रति, उनको पूर्ण करने का काम किया। आरजेडी में क्या आपको दिक्कत हो गई थी, ये आपने बताया नहीं? देखिए, आरजेडी में मैं था, मैं 9 साल वहाँ रहा हूँ जी, और काफ़ी अच्छा मेरा वहाँ पकड़ था और लोग मुझे मानते भी थे। लेकिन बाद में स्थिति ऐसी हुई कि मेरी लोकप्रियता को देख करके तेजस्वी यादव जी को जलन होने लगी और तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते थे कि अभिनंदन यादव जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो एमएलए बने। तेजस्वी यादव को क्या कोई लोकप्रिय होता है उनके पार्टी में रह के, उनको ये मंजूर नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता है? देखिए, अगर अच्छा लगता तो मैं अभी आरजेडी में ही होता। मैं यहाँ हूँ, इसका प्रमाण है कि वो किसी को अपने से आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ 1 मैन आर्मी बन के रहना चाहते हैं। पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो 20 बरस से 25 बरस से झंडा ढो रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। और जहाँ पे बात आती है
कुछ लेन देन करने की, तो वहाँ लेन देन करके टिकट दे दिया जाता है और कार्यकर्ता बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। तेज प्रताप यादव कहा जाता है, उनके वजह से शायद आरजेडी को खामियाजा भी भुगतना पड़े। लोकसभा चुनाव में भी कहा गया, इस बार जो है विधानसभा चुनाव, इस बार भी वो टिकट की मांग कर ही रहे। लालू यादव से मिलने भी गए थे रांची। क्या लगता है उनका व्यक्तित्व क्या है, वो कैसे व्यक्ति हैं और क्या खामियाजा भुगत सकती है क्या आरजेडी इस बार भी? देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल बता रहा हूँ, चूँकि मैं उनके साथ 9 साल रहा हूँ। तेज प्रताप जी बहुत माय डियर आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर कोई घर में वो अच्छा व्यक्ति है तो वो तेज प्रताप यादव जी हैं, ठीक है। तेज प्रताप यादव जी सभी कार्यकर्ता को समझते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, ये मेरा चूँकि उनका पर्सनल रिलेशन रहा है उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो तेज प्रताप जी बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि वो बिहार के सेकंड लालू हैं। अच्छा जी, और अगर वो आगे अच्छा बढ़े, शुभकामना है मेरी। उनको मौका तो शायद नहीं मिल रहा है, तेजस्वी यादव भी नहीं आगे कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उनको आना भी नहीं है, तेजस्वी की सरकार बनानी है। देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है और तेजस्वी यादव जी 1 मैन आर्मी बन के रहना चाहते हैं। वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं और शायद यही वजह है कि आज तेज प्रताप जी बड़े होते हुए भी नीचे हैं। नहीं तो पहला हक तो तेज प्रताप यादव जी का था, उन्हें बनना चाहिए था डिप्टी सीएम, उनको आज पार्टी का कार्यभार संभालना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है जो लोग नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप जी आगे बढ़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि तेज प्रताप जी में वो सारी गुण हैं जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। अच्छा जी, तो अच्छा, ये तो हो गई पारिवारिक चीज़ें। लालू यादव भी उस समय थे, आप उनसे भी मुलाकात करते होंगे। क्या कुछ अंदर की बातें, कोई कहानी बताइए ना, कोई छोटी मोटी कहानी, कोई किस्सा टाइप का कुछ ऐसा घटा हो कुछ? नहीं, एक्चुअली बात ये है ना कि मैं एनसीसी में था। तो एनसीसी में था तो तेज प्रताप जी को मालूम चला, जब मैं रहने लगा तो मैं उनको बताया कि मैं भी एनसीसी में था और मैंने उनको लेकर नंबर 1 एयर स्क्वाड्रन जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वहाँ गया भी था। तो तेज प्रताप जी ने लालू जी को बताया कि अभिनंदन जो है ना वो एनसीसी किए हुए हैं और परेड भी बहुत अच्छा करते हैं। तो बोले कि हाँ जी अभिनंदन, करते हो तुम? हम बोले कि जी। तो बोले कि अरे हम भी एनसीसी किए हुए हैं, हम भी पहले एनसीसी करके रखे हुए हैं। तो कि अच्छा ठीक है, एनसीसी किए हो ना, तो परेड करके दिखाओ तो। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, फर्स्ट टाइम था उस समय, तो हेजिटेशन हुआ, लेकिन फिर भी मैं गया, 10 कदम पीछे गया और उनको अच्छे से परेड करके दिखाया। तो बहुत खुश हो गए और खुश होने के बाद बोले, गार्ड वहाँ लोग गार्ड जो थे उनको बुला के बोले कि देखो अभिनंदन से सीखो, परेड कैसे किया जाता है अभिनंदन से सीखो। तो ये एक मेरा मेमोरेबल वहाँ का जो बात है जो मैंने आपसे शेयर की। अच्छा साथ वहाँ रहा आपका? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संबंध रहा है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हमारा संबंध खराब हुआ है, जो तेजस्वी यादव जी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बेटा, कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई पटना का नेता आगे बढ़े। खुद ही अकेले लीड करना चाहते हैं, सबको अपने अंडर में रखना चाहते हैं। हाँ, तो ज़्यादा खाएंगे तो खर्च कर देगा ना, सब खाना आप खुद ही। इस बार क्या लगता है, इस बार जो कह रहे हैं कि रोजगार बेरोजगारी ये सब मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं कि हम सब कुछ दूर करेंगे, मौका दीजिए, कहें कि लालू यादव ने गलती की है उसका मैं माफ़ी मांगता हूँ और एक बार मौका दिया जाए, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो वो अपनी बेरोजगारी दूर करने निकले हैं। अच्छा। क्योंकि उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सीएम बने और हम अपनी मेरा जो रोजगार है हम उस रोजगार में बैठ जाएं। लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे, बताएं जरा। अच्छा, इस गांव की बात कर लें, इस गांव में भी लालू यादव आ चुके हैं, तो वो क्या ऐसा पल था जब लालू यादव यहाँ आए और क्या इसका थोड़ा इतिहास भी बताइए, क्या रहा है? और दानापुर विधानसभा क्षेत्र या फिर पूरे बिहार में जो चुनाव होते हैं उसमें क्या भूमिका रही है दानापुर विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना में, बल्कि पूरे बिहार में ये एक अलग स्थान रखता है। और इसका महत्व आप इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि जो लालू यादव जी जो हैं वो इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो इससे इसका महत्व को आंका जा सकता है। सबसे पहले यहाँ हमारे विजेंद्र गोप हुआ करते थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे शेर छाप से, और वो जीत करके आए थे और तब जा कर के वो आरजेडी में शामिल हुए थे।
और उसी समय जब लालू यादव जी का सरकार बनने की बात हुई थी तो जब समर्थन नहीं मिल रहा था तो हमारे जो विजेंद्र गोप जी थे उन्होंने बहुत मेहनत करके कोशिश करके समर्थन दिला करके लालू यादव जी को सरकार बनाने का काम किए थे। और यही वजह है कि ये आज इस गांव में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेटी का भी शादी है, माननीय पथ निर्माण मंत्री जो हमारे नंदकिशोर यादव जी हैं उनकी बेटी का भी शादी है, और जो सोनाली ऑटो वाले हैं विधानचंद मंडल जी उनका भी शादी है। तो ये जो गांव है ये पूरे मतलब कि बिहार में एक अलग तरह का गांव है, एक अलग स्थान रखता है। फिर से अभी चर्चा में है यही विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि आरजेडी के तरफ से करिश्मा राय को उतारने की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि तेज प्रताप की साली लगेंगी, ऐश्वर्या की बहन लगती हैं, चचेरी बहन, तो वो हो गई। एक रीतलाल यादव है, वो भी दावा कर रहे हैं, उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कहा जाता है कि उस छवि को हटाने के लिए वो राजनीति में आए हैं और कुछ सुधार हुआ है, जेल में 10 साल काट के आए हैं समय, तो कुछ करना चाहते हैं। क्या है आपका, क्या लगता है उनका चांस कितना बन रहा है और आपके वोट पे कितना असर डालेगा? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी खड़े हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जी। और बात रही रीतलाल यादव जी का, तो वो आरजेडी से अपना टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट बन करके आया तो यहाँ कोई भी कैंडिडेट होंगे मुझे पराजित नहीं कर सकते हैं। हाँ अच्छा जी, मतलब पूरा कंफर्म है आप कि आप जीतिएगा यहाँ से अगर टिकट मिला तो? ऐसा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि बीजेपी मुझे कैंडिडेट बनाती है तो चाहे यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ सिर्फ अभिनंदन यादव ही जीत करके आएंगे। चूँकि हमारे गाँव का जो इतिहास रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और हमारे गांव के नाम पर आज पूरा दियारा सब एकत्रित होते हैं। आज जहां हमारे गांव का नाम जुड़ेगा कि भाई उस गांव के जमालुद्दीन चक के व्यक्ति खड़ा हो गए हैं, तो वो लोग आंख मूंद करके सीधा यहीं सपोर्ट करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। चूँकि उनके लिए हमारे जो विजेंद्र गोप थे बहुत किए हैं, और यही वजह है कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब मैं जाता हूँ उधर आपका दियारा क्षेत्र में, तो वहाँ पे मुझे लोग सेकंड विजेंद्र गोप कहते हैं। अच्छा जी। और ये भी सुन के मेरे को भी बहुत ये लगा कि चलो भाई कम से कम उतने जो समर्थन है, पूरा समर्थन है, चाहे दियारा हो चाहे उपरवार हो। 2 क्षेत्र में दियारा जो हमारा जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र है वो 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक दियारा और एक उपरवार। तो उपरवार में और दियारा में हर जगह आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि अभिनंदन यादव जी को आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से विधायक बने, तो सीधा हाथ उठाकर कहेंगे कि हाँ वही हैं जो एक बनना चाहिए, वही काबिल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।